हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। क्या मेरी आवाज आप तक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंच रही है? तो एक बार यस सर करके बता दीजिए फटाफट। आज जो है हम लोग नया चैप्टर एकदम मजे में शुरू करने वाले हैं, जिसको पढ़ करके आपको बहुत 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 ही मजा आने वाला है। आप इसमें बहुत कुछ जानने वाले हैं। हाँ, आप उस चीज को भी जानने वाले हैं जो आपका बहुत बार टूट चुका है। सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं बोला। चलिए, तो ये शुरू होने वाला है हमारा नया चैप्टर। और इसको शुरू करने से पहले एक बार मैं स्ट्रीम को शेयर कर देता हूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फटाफट ज्वाइन कर लें और लाइव आ जाएं। तो फटाक से मैं शेयर कर लेता हूं, 2 मिनट के अंदर फटाफट सब लोग आ जाइए। सोते जागते जैसे भी आइए, बस आ जाइए और पढ़ लीजिए। चलिए, तो कैसे हैं आप लोग, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। सब कुछ मज्जा में एक नंबर। चलिए, तो आइए बताते हैं कि आज का हमारा, अरे भाई, प्रोग्राम क्या है। तो देखिए भाई, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, एक सेकेंड। ओके, डन। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का लेक्चर नंबर 1। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो देखिए, इसमें हम पढ़ने वाले हैं अपने ब्लड वेसल्स, सारी नसों के बारे में, उसमें बह रहा खून, ब्लड के बारे में, और एक पंपिंग ऑर्गन जो है हमारा दिल, हमारा हार्ट। हम उस चीज को भी बहुत बढ़िया से फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में खूब मजा आएगा, खूब सारी चीजें जानेंगे। इवन आप ये भी ब्लड रिपोर्ट देखना जान जाएंगे, आप ईसीजी के बारे में जान जाएंगे कि ये ईसीजी क्या होता है। कालिया एक एक चीज आप बहुत अच्छे से जान जाएंगे। एकदम मजा आने वाला है इस चैप्टर के एंड होने तक। हल्का हल्का सा आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। और देखिए, इंसानों से जुड़े हुए जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको बहुत ही ध्यान से देखना, सोचना, समझना चाहिए, क्योंकि वो आपको हमेशा काम आएगा भाई। आपके अगल बगल किसी को कोई जरूरत पड़ी, आपसे कुछ पूछा, तो आप ज्ञान दे पाएंगे और उस समय आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे। तो चलिए भाई, इस चैप्टर को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं हम पहले सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी भाई? चलिए, तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, राइट, इसमें क्या क्या है मैंने बताया। 3 चीजें, आपका ब्लड, आपकी ब्लड को कैरी करने वाली नसें, ब्लड वेसल्स, और साथ में हमारा दिल। देखिएगा, हम लोग शुरुआत किए थे ह्यूमन फिजियोलॉजी की, वहां से जहां पर हमारा खाना पचना शुरू हुआ था। बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिए थे, और उसी को हम कहे थे डाइजेशन। ठीक है सर। उसके बाद डाइजेस्ट होने के बाद वो चीज एब्जॉर्ब हुई। एब्जॉर्ब होने के बाद अब डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिली, हमको उसको तोड़ना था सर। किसको तोड़ना था? मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट को पचा करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिए। अब उस ग्लूकोज को तोड़ देना था, रेस्पिरेशन करना था, और रेस्पिरेशन करके एनर्जी एटीपी निकाल दिए। ठीक है सर। रेस्पिरेशन कैसे हुआ था? याद करिए, हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन कंप्लीट हुआ था। शुरू कहाँ हुआ था सर? साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में, जहां ग्लूकोज को तोड़ दिया गया था। 6 मॉलिक्यूल को ग्लूकोज को तोड़ करके 3 मॉलिक्यूल के पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतनी चीजें आप जान रहे हो पिछले लेक्चर से। और वो पायरुविक एसिड दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया में गया और वहां पर उसका फुल यूज करके एटीपी निकाल दिया गया। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। किस में पड़ी थी ऑक्सीजन की जरूरत? हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में पड़ी थी। किस में पड़ी थी? हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन में पड़ी थी। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, खाना पचा हमारी आंत में भाई। कहाँ पचा? हमारी आंत में। पच करके गया कहाँ? फिर से भाई, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? छुटकी छुटकी सेल से मिलकर के बनी हुई है, और छुटके छुटके सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं। खूब सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ये सब तो आप जानते हैं। तो देखिए, हमारा खाना जब पच गया, पचा तो आंत में, लेकिन वो पचने के बाद कहाँ सेल तक जो जाएगा ना भाई, सेल को तो देना पड़ेगा उसे। क्यों सर? अरे भाई, कोशिका से ही तो जिंदा है, कोशिका ही तो हमारी फंक्शनल यूनिट है, तो हर चीज हमारी सेल तक तो जानी जरूरी है। अच्छा सर, ये तो बढ़िया बात कह रहे हैं आप। अच्छा, तो वो सेल तक जाने के लिए कुछ तो मीडियम चाहिए भाई, कि ऐसे जादू मंत्र चुटकी बजेगा खाना पचा हुआ सेल के अंदर चला जाएगा ना, ना ये तो नहीं होगा। अच्छा, दोबारा हमारा रेस्पिरेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर है, इसको ऑक्सीजन चाहिए था। क्या चाहिए था? ऑक्सीजन चाहिए था। अब ये ऑक्सीजन ला करके देता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम।
कौन ला करके देता है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ला करके देता है। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो श्वसन तंत्र है, वो ऑक्सीजन फेफड़ों में ला करके दिया, लेकिन अब वो फेफड़ों से, फेफड़ों के एल्वियोलाई से हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक कैसे पहुंचेगी? कुछ तो चाहिए, चाहिए कि नहीं? आप कहोगे हाँ सर कुछ तो चाहिए। हाँ, तो ऐसे में किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला जो सिस्टम प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, खास करके किस चीज को सर? न्यूट्रिएंट्स को सर, जो खाना हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और किसको सर? ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्टेज को, हर चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला एक सिस्टम हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, और वही सिस्टम है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसी को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। जैसे फेफड़ों में आया ऑक्सीजन ब्लड के अंदर, और फिर वो हर एक टिश्यू तक जाएगा, हर एक सेल, हर एक कोशिका तक जाएगा। ये भी तो हमारा कौन किया? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किया। तो चलिए अब हम एंट्री करते हैं हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम लोग परिसंचरण तंत्र कहते हैं, उसको देखते हैं कि ये किस तरह का होता है। ठीक, तो आइए, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा नहीं, अभी हम सर्कुलेट, भाई खाली इंसान तो है नहीं जिंदा, कॉकरोच भी है इस दुनिया में, उसका भी ख्याल रखते हैं। आइए पहले देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, परिसंचरण तंत्र। तो देखिए, जंतु शरीर में एक विस्तृत तंत्र होता है, मतलब फैला हुआ, कैसा? फैला हुआ, डाइवर्स होता है, जिसका कार्य शरीर के विभिन्न ऊतकों के बीच पदार्थों का निरंतर रासायनिक आदान प्रदान करना है। ठीक है, जैसे पहुंचे हुए पोषण पदार्थ, ऑक्सीजन, CO2, यूरिया आदि का परिसंचरण इसी तंत्र द्वारा होता है। ठीक, देखिए, इसको हमें अगर सिंपल एकदम शॉर्ट में लिखना है तो हम लिखेंगे कि परिसंचरण तंत्र क्या करता है? ट्रांसपोर्ट्स द न्यूट्रिएंट्स। क्या करता है सर? ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन प्लेस। न्यूट्रिएंट्स के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन लिख लीजिए, CO2 लिख लीजिए, और इसके साथ साथ एक्सक्रीटरी वेस्टेज लिख दीजिए, जिसका यूरिया भी एक पार्ट है। कहाँ कहाँ सर? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन आवर बॉडी, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन आवर बॉडी। तो हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह कौन लेकर के जा रहा है? किसी भी चीज को हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम लेकर के जा रहा है। मतलब किसी भी जानवर के बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज को कौन लेकर के जा रहा है? उसका वाला सर्कुलेटरी सिस्टम लेकर के जा रहा है। किसी भी केमिकल्स को, किसी भी चीजों को, यही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह कर रहा है। ठीक है, क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए इसके आगे देखते हैं हम। सर्कुलेटरी सिस्टम वाला ये सिंपल सा हमारा पार्ट था। अच्छा, अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये दो तरह के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? दो तरह के होते हैं भाई। जानवर अलग अलग हैं, सबका अलग अलग वो तरीका है, सब कुछ डिफर करता है। क्या करता है? सब कुछ डिफर करता है। तो आइए देख लेते हैं एक बार। चलिए, ओके, तो सबसे पहला वाला टाइप हम देखते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम था? किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह करना, राइट? अच्छा, अब ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये कुछ इस तरीके का है कि मान लो एक गांव है, पुराना जमाना भाई, बोरवेल नहीं था उस समय, मान लो बोरवेल नहीं था और भी चीजें नहीं थी, तो एक गांव है। और सर, एक गांव में ना एक तालाब जरूर हुआ करता था। उस तालाब में क्या रहता था? पानी रहता था सर। अच्छा, तो ये कुछ इस तरीके का है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कि एक तालाब है, उसमें पानी भरा हुआ है, और गांव वाले लोग या फिर कोई भी क्या कर रहा है? उस तक आएगा, अपनी काम की चीज पानी लेगा और वापस चला जाएगा। फिर कोई आएगा, लेगा और वापस चला जाएगा। फिर कोई आएगा, अपना पानी वानी लेगा, वापस चला जाएगा। तो ये ओपन, खुला हुआ है ना, इसमें कोई क्लोजनेस नहीं है, मतलब जो आया अपना काम किया गया। तो ऐसा ही जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना हमारे बॉडी के अंदर, यह परिसंचरण तंत्र उत्तक द्रव्य एवं रुधिर में भरे असीमित पात्रों का बना होता है। किसका बना होता है? हमारा टिश्यू फ्लूइड। किसका बना होता है? हमारा टिश्यू फ्लूइड एवं रुधिर, ब्लड। ठीक, हमारा टिश्यू फ्लूइड और हमारा ब्लड में
कई सारे मतलब एलिमेंट से मिलकर के बना होता है, ठीक। और जिसको मिला दें, मतलब टिश्यू फ्लूइड और ब्लड को जब हम मिला देते हैं तो इसे हम बोलते हैं हीमोसील। क्या बोलते हैं सर? हीमोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोसील बोलते हैं। अच्छा, ये हीमोसील है। हाँ, जैसे आपका तालाब हीमोसील है, आपका तालाब हीमोसील है, और तालाब में जो पानी भरा है वो हीमोलिम्फ है। तो ऐसे ही हीमोसील में, हीमोसील कैविटी जो है, कैविटी मतलब खाली सी जगह है, और इसमें ही एक तरल हीमोग्लोबिन होता है, मतलब एक तरल हीमोग्लोबिन की इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। एक मिनट देखिए, एक कैविटी है, ठीक। कौन सी कैविटी? हीमोसील है सर। उसके अंदर क्या भरा हुआ है? हीमोलिम्फ भरा हुआ है सर। अच्छा, और ये जो इनका जो ब्लड और टिश्यू फ्लूइड मिला करके जो ये हीमोसील बना है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए इनके ब्लड का कलर लाल नहीं होता है। कॉकरोच को मारे हैं कभी, या फिर कभी पिचक से हुआ है कुछ? अरे हुआ होगा तो बता रहे हैं भाई। अगर कॉकरोच पिचका है कभी तो पिचकारी में से कुछ ज्यादा निकला नहीं होगा, रेड कलर का ब्लड नहीं निकला होगा। निकला होगा तो उस पर आप रिसर्च करिए, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाएंगे अगर कॉकरोच में से रेड ब्लड देख लिए तो। अच्छा सर, ऐसी बात है? हाँ हाँ, आज से ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इनमें हीमोग्लोबिन नहीं है भाई, इनका जो हीमोलिम्फ है, जो हीमोसील के अंदर भरा हुआ है, जो कॉमन है, जिस सेल को चाहिए वो आती है ले जाती है, उसमें कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं है। तो वो रेड कलर का हो ये भी जरूरी नहीं है। अच्छा सर, मतलब हम लोग इतना तो समझ गए कि ये पुराने जमाने वाला है। कैसा वाला है? पुराने जमाने वाला है। और इसमें पुराने जमाने का मतलब ऐसा मत समझ लेना कि एकदम वो अलग टाइम, मतलब जो थोड़े बहुत कम एडवांस जीव हैं उनमें पाया जाता है। और इसमें क्या खासियत है? एक बड़ी सी कैविटी है हीमोसील, उसके अंदर इनका वाला ब्लड हीमोलिम्फ भरा हुआ है, और उसी कैविटी के अंदर, हीमोसील कैविटी के अंदर हीमोलिम्फ भरा है। और ये हीमोलिम्फ क्या है भाई? टिश्यू फ्लूइड और ब्लड, ठीक है। और ये जो है, ये जो आपका हीमोसील के अंदर हीमोलिम्फ है, इसी में से ये सब आते हैं, अपने काम की चीज ले जाते हैं। कौन? इनकी सेल। ये ठीक ऐसे गांव वाले सिस्टम की तरह है। अच्छा, इस हीमोलिम्फ के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, और वो जो हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो उसका कलर कैसा होता है? रेड नहीं होता है, ठीक। किसमें पाए जाते हैं? आर्थ्रोपोडा तथा कुछ सिफेलोपोड, ठीक है। अब ये आर्थ्रोपोडा का मतलब, पोडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड, जुड़े हुए, पोडा का मतलब होता है लेग्स। अरे ऐसे सर जिनके पैर जुड़े हुए हों, ऐसे जानवर जिनके पैर जुड़े हुए हों, ऐसे जानवर जिनके पैर जुड़े हुए हों, उनमें कैसा है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ऐसे जानवर बताएंगे जिनके पैर जुड़े हुए हैं, ऐसे जानवर बताएंगे जिनके पैर जुड़े हुए हैं। हाय हाय, हमारा इंसेक्टवा। कौन? हमारा इंसेक्ट, हमारा वही कॉकरोचवा जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, कॉकरोच हो गया। तो ये जो ऑर्थोपोडा है ना, इसमें सारे इंसेक्ट आ गए, सारे कॉकरोच आ गए, और इन सब में कभी रेड कलर का ब्लड नहीं निकलता है। इनका वाला ब्लड हीमोलिम्फ है, जो हीमोसील में भरा हुआ रहता है, और सारी सेल्स अपना काम धाम का चीज उसी से करती हैं, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, अब यहाँ पर एक डायग्राम है जो कि आपको दिख नहीं रहा है, उसको हम थोड़ा सा एक्सपोजर को चेंज करेंगे ताकि वो आपको बहुत ही बढ़िया से दिख जाए, ठीक है। चलिए, ओके, मुझे लगता है इतने पे आपको ये चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं हम, ठीक है। ओके, चलिए, यहाँ पर आप एक चीज समझिए, यहाँ पर इसका हार्ट है। क्या है? हार्ट है। उसके बाद वाल्व्स प्रेजेंट हैं, और ये देखिए बीच में टिश्यू है। क्या है? टिश्यू है। ये टिश्यू कैसे बने होंगे आपको पता है? ये उत्तक कैसे बने हैं? हाँ सर पता है, छुटकी छुटकी जो सेल होती है ना, वो मिल जाती हैं सर, तो बना देती हैं टिश्यू। क्या बना देती हैं? टिश्यू। और इन्हीं सेल्स को तो सब चाहिए उत्तक से। तो ये देखिए, ये ऐसे आया, हार्ट से पंप हुआ। क्या पंप हुआ सर? हीमोलिम्फ पंप हुआ। ऐसे आके ये ऐसे प्रेजेंट है हीमोसील, और उसके बाद मतलब हीमोसील कैविटी में प्रेजेंट है, और उससे टिश्यूज डायरेक्ट कांटेक्ट में देखिए ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे टिश्यू और सेल इससे सब कुछ अपना ले दे के मस्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या था हमारा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए, अच्छा, अब बाकी का देखते हैं हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को, ठीक है। चलिए, आते हैं अगले स्लाइड में। सब कुछ क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन में वाई लिख करके भेज दिया करिए। अच्छा,
तो जो पुराने टाइप के जो जीव हैं उनमें सर मतलब कम एडवांस वाले जो जीव हैं उनमें हम देखें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो बड़ी सी एक ठो कैविटी है उसमें हीमोसील बोलते हैं उसको, और उसके अंदर हीमोलिम्फ भरा हुआ है जो काम में सेल वेल ले लेती हैं डायरेक्ट, यही है वो क्लोज कनेक्ट, क्लोज टू क्लोज नहीं है सर। अच्छा ठीक, अब हम दूसरे टाइप का देखेंगे और वो पाया किस में जाता है, कॉकरोच में, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को। अच्छा सर, ई का चीज है, इस परिसंचरण तंत्र में, इस सर्कुलेटरी सिस्टम में रुधिर नालिकाओं में बहता है। जो हमारा ब्लड है वो किस में बहता है, ब्लड वेसल्स में बहता है। किस में बहता है, ब्लड वेसल्स में बहता है। कौन बहता है, हमारा ब्लड बहता है। कौन बहता है, हमारा ब्लड बहता है जी। किसमें, हमारी नसों में, ब्लड वेसल्स में। अच्छा, जो शरीर के ऊतकों के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, रुधिर का आना व जाना सिर्फ नलिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, देखिए ये ब्लड वेसल है ना, ये ब्लड वेसल है, हमारी नस है, और इसके बगल में मान लीजिए कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं, और ये जो कुछ सेल्स हैं ना ये मिलकर के बना दी हैं टिश्यू। देखिए बस मैं एक तो सेल बनाता तो वो सिर्फ सेल रहता, अभी ये टिश्यू है, और टिश्यू के अगल बगल कुछ फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, चलिए अच्छा एक टिश्यू फ्लूइड बना दी। अब ये जो सेल है ना, इसको जो भी चीज चाहिए होगा वो डायरेक्ट, देखिए अभी यहाँ पर अंदर जो मैं रेड से बनाया हूं ना, ये है ब्लड। अब ये जो ब्लड है ना, ये डायरेक्ट टच में किसी भी सेल से नहीं है। ये जो ब्लड है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में किसी भी सेल से नहीं है। बीच में एक हमारा देख सकते हैं ये वेसल है, क्या है, वेसल है सर, नस है, नलिका है। ठीक, और ये जो भी चीजों का आदान प्रदान होगा ना वो अलग तरीके से होगा, कभी भी डायरेक्ट नहीं होगा कि ये सेल आई इसमें डूबी और अपनी चीजें ले ली, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो होगा डिफ्यूजन से होगा, हम समझाए हैं पिछले लेक्चर्स में, जाइए कोई मान लीजिए ऑक्सीजन और CO2 का आपको समझाते हैं। ठीक, मान लीजिए इसमें CO2 ज्यादा है, किसमें, हमारी सेल में अभी जस्ट रेस्पिरेशन हुआ है, और हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है क्योंकि फ्रेश ब्लड आया। ठीक, अब यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, यहाँ पे CO2 ना के बराबर है, यहाँ पे CO2 ज्यादा है, तो हर चीज अपनी ज्यादा से अपनी कम की तरफ चली जाएगी। तो यहाँ CO2 ज्यादा थी तो वो इस ब्लड वेसल्स में आ गया, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा था तो वो हमारी सेल के पास चला गया। समझ रहे हैं? तो ये इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, और कह सकते हैं कि सर्कुलेशन होता है। अच्छा, तो मतलब ऐसी चीज है, हाँ जी ऐसी चीज है। ठीक है, चलिए एक बार इसका भी हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। अच्छा, होता किसमें है ये, एनिलीडा। एनिलीडा कौन है भाई, हमारा वही अर्थवर्म, वही केचुआ। उसके बाद कॉर्डेटा। कॉर्डेटा कौन है भाई, कॉर्डेटा में हम लोग आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं, और कौन आ जाते हैं सर, अरे जिनके पास भी रीढ़ की हड्डी, समझते हैं ये वाला, कॉर्डेटा में वो रीढ़ की हड्डी, गिल स्लिट्स, ये सारी चीजें जिसमें आती है, हम लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे बहुत प्यार मोहब्बत के साथ कॉर्डेटा को। ठीक है, अच्छा सर, चलिए ये भी दिखा दीजिए इसका भी डायग्राम सर। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं दिखाऊंगा मैं, भला ऐसा कर सकता हूँ आपके साथ। देखिए इस डायग्राम को जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे है दिल, क्या है, यहाँ पे हार्ट है। इसके बाद देखिए यहाँ चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। मैं कलर बदल लेता हूँ, मुझे लग रहा है आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए अब ये जो है ना ये आपस में जुड़ी हुई है, क्या है, आपस में जुड़ी हुई है। ये क्लोज है भाई, ये बंद है, कहीं पर भी खुला नहीं है। देखिए पूरा रास्ता ये बंद है, कहीं पर भी क्या है, कहीं पर भी ओपनिंग या फिर खुला हुआ ये नहीं है। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं सर, अरे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोल देते हैं सर। और जो हमारी सेल वगैरह है ना वो कहाँ पे रहेंगी सर, ये भी बताइए। फिर जब बता रहे हैं, देखिए ये सेल इधर उधर रहेंगी, और ये सेल जो है, ये सेल क्या है, इसको टिश्यू समझिए, कई सेल बना दिया मैं, और ये टिश्यू जो लेना देना रहेगा वो डिफ्यूजन से लेना देना करेंगी, डायरेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है सर, समझ गए। अच्छा, तो ये देखिए दोनों का कंपैरिजन। अभी ये कॉकरोच है, और कॉकरोच में कैसा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए ये बीच में जुड़ा हुआ नहीं है। अभी तक की जितनी बातें हैं एकदम क्लियरली समझ में आ रही होंगी, मैं ऐसा आपसे उम्मीद रखता हूं खुद से ही। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये जो इतनी सी जगह है, ये देखिए येलो कलर में, मुझे लग रहा है ये भी विजिबल नहीं है। ठीक है, मैं चेंज कर दे रहा हूँ इसका कलर, मैं इसका रेड कर दे रहा हूँ, अब तो दिखना चाहिए मेरे हिसाब से जी। ये देखिए इस जगह पे ना कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्या नहीं है, कोई भी कनेक्शन, इतने एरिया पे ये जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ से ये ब्रेकरेज हो गया, यहाँ से ये टूट गया, ये है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये है हमारा फतिंगा, देख रहे हैं इसको, हाँ इसमें है। ठीक,
अब इसके जो पैर है ना वो भी देखेंगे आप जुड़े हुए रहेंगे। कैसे रहेंगे? जुड़े हुए रहेंगे, जॉइंटेड अपेंडेजेस रहेंगे, इसीलिए इनको हम लोग क्या कह देते हैं? ऑर्थोपोडा कह देते हैं। क्या कह देते हैं सर जी? ऑर्थोपोडा कह देते हैं। ठीक है, अच्छा फिर देखिए ये हमारा है केचुआ। इसका हर्ट देखेंगे तो यहाँ से पूरा कनेक्टेड है आपस में, सेल से डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई भी ब्लड नहीं आता है। ठीक है, हाँ, तो इसलिए ये हमारा क्लोज वाले का एग्जाम्पल, और इसलिए ये हमारा अरे भाई ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का। अच्छा ठीक है सर, इसमें जो मतलब जो खाली खाली जगहें हैं जहाँ पे ब्लड रहता है, तो जो खाली जगह है उसको हीमोसील कहते हैं, और जो इसका ब्लड है, जो इसका रुधिर है, जो इसका ब्लड है, उसको ब्लड नहीं हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ। चलिए, तो ये था हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आमने सामने मतलब कि मतलब आप देख लें और समझ जाएं, कंपेयर कर लें। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपने समझा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बारी है, अब इंसान किस में आए? कॉर्डेटा किस में आए? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब बारी है इस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में इंसान का सर्कुलेटरी सिस्टम समझने की। किसका सर्कुलेटरी सिस्टम समझने की? हमारे इंसान का। किसका भैया? वही जो सबसे सेल्फिश, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक, तो आइए परिसंचरण तंत्र समझते हैं। किसका? ह्यूमंस का। ठीक है, चलिए ओके, सब बढ़िया है, लेट्स स्टार्ट। मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए कहीं भी ऐसा है जहां खुले में आपका खून बह रहा है? नहीं, आपका खून आपकी नसों के अंदर बह रहा है, क्लोज्ड है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अतः परिसंचरण तंत्र को दो तंत्रों में, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो सर्कुलेटरी सिस्टम में बटा हुआ है। कितने में? 2 सर्कुलेटरी सिस्टम्स में। 2 सर्कुलेटरी सिस्टम्स। ओके ओके ओके, चलिए अभी ये जो 2 सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं, आइए इनको भी देख लेते हैं भाई। पहला नंबर पे है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो देखिएगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का सर्कुलेशन का तरीका और बाकी चीजें अलग हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का सर्कुलेशन का तरीका और बाकी चीजें अलग हैं। तो पहले हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, और इसी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को ही हार्ट वाला भी सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम लोग देख लेंगे, ठीक है, रुधिर परिसंचरण तंत्र जब हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हार्ट देखेंगे। हार्ट देखने के बाद लास्ट में इस चैप्टर में आएंगे, किसमें? लिम्फेटिक सिस्टम में, लासिका तंत्र में, और उस समय आपको हम वो भी समझा देंगे। सो टेंशन नॉट, लेट्स स्टार्ट। चलिए अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, हमारा जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, हमारा जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कुछ 3 चीजों से मिलकर के बना है। क्या क्या सर? अभी बताता हूँ। ठीक है, बताइए फिर। देखिए एक है, अभी मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे, शॉर्ट नोट्स हमारे साथ नोट करिए। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ओके। अभी ये जो है, आइए 1 नंबर नोट्स बनाते हैं, बढ़िया एकदम भौकाल। ठीक, ये बटा हुआ है हमारा 3 हिस्सों में। अच्छा सर, ये बटा हुआ है हमारा 3 हिस्सों में। ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है ना, हमारी पहले तो ब्लड है भाई। ये ब्लड मीडियम है। क्या है? मीडियम है। इसी ब्लड में सब कुछ जा रहा है इधर उधर। दूसरा क्या है, अब ये जा रहा है इधर उधर तो कोई ले जाने वाला भी चाहिए, तो ये जाता है छोटे छोटे पाइप में। उन पाइप्स को कहते हैं आर्टरीज और वेन्स, और इसको भी हम लोग और सॉर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ब्लड वेसल्स। क्या आ जाएगी? हमारी नलिकाएं। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड वेसल्स भी हो गया। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे है, एक पंप करने वाला भाई चाहिए ना। ये चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी कैसे? उसको कोई पंप करने वाला भी चाहिए, तो उसको पंप करने वाला रहता है एक हार्ट हमारे पास। किसी के पास 2 हो तो जरूर बताइएगा। ठीक, तो ये 3 चीजें। ठीक, क्या? ब्लड, ब्लड वेसल्स और एक पंपिंग ऑर्गन हार्ट। ब्लड क्या करती है? ये कैरी करती है। क्या क्या कैरी करती है सर? अरे भाई
वही चीजें हमारी जो पीछे वाली हैं, कैरी न्यूट्रिएंट्स, ठीक, O2, CO2, वेस्टेज, ये सब कैरी करता है भाई, ठीक। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? जिसमें ब्लड फ्लो करता है, इन विच ब्लड फ्लोज। और ये हार्ट क्या है भाई? ये पंपिंग ऑर्गन है जो इसको फोर्स देता है एक जगह से दूसरे जगह। अब ऐसा थोड़ी है कि नस है, नस के अंदर ब्लड है तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। ऐसे तो तुम्हारे जमीन के अंदर पानी है और ऐसे आ जाता है क्या अपने आप बिना मोटर चालू किए? मोटर चालू करते हो तब तो नीचे से पानी ऊपर आता है। तो ऐसा ही सेम यहाँ पर एक हार्ट तो चाहिए ना भाई, जो उसको सर्कुलेट करे, एक जगह से दूसरी जगह फोर्स प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर एक पंपिंग ऑर्गन है हार्ट। क्या है सर? पंपिंग ऑर्गन है। क्या है हमारा? पंपिंग ऑर्गन, ठीक। तो ये तीन चीजें हैं, ठीक। अब ये ब्लड वेसल्स, अब ब्लड वेसल्स हमारी दो तरह की, हमारी ब्लड वेसल्स दो तरह की, कौन कौन सी वो आगे देखते हैं। चलिए, जब ब्लड वेसल्स नहीं, अभी देख लेते हैं। हमारी ब्लड वेसल्स दो तरह की, कौन कौन सी? एक होती है आर्टरीज और एक होती है वेन्स, ठीक। ये सब क्या है हम आगे देखेंगे। अब ब्लड भी हमारा ना, ब्लड भी हमारा दो चीजों से मिलकर के बना है। अरे क्या क्या सर? अभी बताता हूं क्या क्या। एक तो है हमारा प्लाज्मा और एक है हमारा ब्लड कॉर्पसल्स। एक है हमारा प्लाज्मा जो कि 55% है इसका टोटल का, और एक है हमारा ब्लड कॉर्पसल्स, ये सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है, ठीक। ये कितना होता है? 45%। और ब्लड कॉर्पसल्स में भी हमारा WBC, RBC और आ जाता है हमारा प्लेटलेट्स, ठीक, ओके। तो इतनी सारी चीजें अभी फिर से ही आएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड है हमारा जो फ्लूइड मीडियम है, जो हर चीज को इधर उधर लेकर के जा रहा है, हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फिर हमारा ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड फ्लो करता है भाई जी। उसके अलावा हार्ट है जो भाई उसको फोर्स देता है फ्लो करने के लिए, ओके। तो चलिए, तो ये तो हमारा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है, देखिए, अरे सॉरी, ये हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पर है भैया दिल, और ये दिल क्या कर रहा है, और साथ में देखिए क्या क्या, ये नसें हैं, पूरे नसों का जाल है। क्यों क्यों सर जाल क्यों है नसों का? इनसे मिलिए। जाल इसलिए है नसों का क्योंकि हर जगह सेल है और हर जगह सेल को तो चीजें चाहिए ना भाई, इसलिए पूरा जाल है नसों का। अच्छा, अरे सर एक तो लाल दिख रहा है और एक तो हरा दिख रहा है, ये जादू कैसा हो रहा है? अरे ये जादू नहीं है भाई, ये जो लाल और हरा अलग अलग है, एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक में बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है। अरे क्या है वो सब बात की बात है, ठीक। ये है हमारा ब्लड सर, किस में बह रहा है? हमारी इन्हीं नसों में बह रहा है, ये हमारा ब्लड है। क्या है? हमारा ब्लड है, जी जी, खून है हमारा, ब्लड, ठीक है। अच्छा सर, ये है हमारा ब्लड, ओके। ये देखिए, ये भी नसों का जाल आपको दिख रहा है, बीच में हमारा हार्ट, एक पंपिंग ऑर्गन, बाद में ये पूरी नसों का जाल, ब्लड वेसल्स, ये हमारा आर्टरीज, ये हमारी वेन्स, और उसके बाद क्या सर? इसके अंदर बहने वाला ब्लड। चलिए, तो इतनी चीजें हमारी बहुत बढ़िया से क्लियर हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे आगे आगे, चलिए, ठीक है। ये देखिए हमारा हार्ट है, इसे हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे, पर अभी नहीं, अभी नहीं, आगे, ठीक है, ओके। ये देखिए, ये हमारा, और थोड़ा सा उसी चीज को अच्छे से क्लियरली समझिए। ये हमारा हार्ट और ये हमारी ब्लड वेसल्स, हमारी नसें, ये आर्टरीज हैं, ये वेन्स हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर बह रहा ब्लड, ठीक। ये सब मिलकर के क्या बनाती हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, बोले तो परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम बोले तो परिसंचरण तंत्र बनाती हैं भाई। चलिए, इसके आगे ये देखिए हमारी ब्लड वेसल्स हैं। अरे भाई ये क्या, ये देख रहे हैं, ये जो ऐसे आ रहा है ना, ये खतरनाक वाली स्थिति है भाई, हार्ट अटैक से पहला ये समझ लो स्ट्रोक आने वाला है। खैर, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, वो बीमारी है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी जो आपको ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि ये नस है और इसके अंदर क्या चल रहा है, हमारा ब्लड चल रहा है, ठीक है। अच्छा सर, ये देखिए, उससे भी क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको। ये हमारा पंपिंग ऑर्गन हार्ट, ये हमारी बाकी की नसें, और ये हमारी नस के अंदर चल रहा ब्लड। तो ये तीन चीज मिलकर के बना है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम सर। चलिए, अब हम समझने वाले हैं
ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो लिम्फेटिक नहीं, अभी ब्लड सर्कुलेटरी समझेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसे हृदय संचरण तंत्र भी कहते हैं क्योंकि रुधिर को नालिकाओं में पंप करने का कार्य हृदय करता है, ठीक है। आप सभी जान रहे हो भाई, जो ब्लड है उसको वेसल्स में पंप करने का काम हमारा हार्ट कर रहा है। कैसे पंप कर रहा है सर? धड़कता है जोर जोर से, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। अब भाई सिंपल सी बात है, बॉटल में पानी भरो, पिचक से दबा दो तो पानी बाहर जाएगा ना। इसी तरह जब उसमें पाइप लगा के पिचकाओगे तो और दूर तक जाएगा। ऐसे ही हमारा हार्ट है, बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके फोर्स लगाता है, जिसको समझेंगे लास्ट में बिना टेंशन के, ठीक है। तो अभी हम ना सबसे पहले इस कंपोनेंट को समझते हैं। किस कंपोनेंट को समझते हैं सर? अरे ब्लड को समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं? ब्लड को समझ लेते हैं। चलिए आइए अब हमारा ब्लड, जिसे हम लोग रुधिर हिंदी में बोलते हैं, इसको समझते हैं। तो रुधिर, सबसे पहले ब्लड के बारे में जो आपको याद रखना है, वन लाइन, ये है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है आपका सर? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये उत्तक है सर, उत्तक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, रुधिर तरल संयोजिक उत्तक है। कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक है, जो संपूर्ण बाह्य कोशिकीय तरल का 30 to 32% होता है। रुधिर लाल रंग का, ठीक, जल से भारी क्षारीय तरल होता है, जो रुधिर वाहिनियों में निरंतर परिक्रमा करता रहता है। मानव शरीर में औसतन, आइए इस चीज को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ब्लड का कलर क्या हमारे बॉडी में? रेड है सर। क्यों रेड है सर? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन है। HB से लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा इसको। क्यों रेड है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, ठीक है। और हमारे जो सेल के बाहर वाला तरल, बाह्य कोशिकीय तरल का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये सेल है, ठीक, इसके अंदर तो तरल होता ही है, इसके बाहर जो तरल है, इसके बाहर जो तरल है, जो फ्लूइड है, उसे हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? बाह्य कोशिकीय तरल। उसका ये हमारा 30 से 32% पार्ट होता है, ठीक। अच्छा, इसका वेट वाटर से ज्यादा रहता है, ये जल से भारी होता है, ठीक है सर। और ब्लड ही क्या कर रहा होता है? राउंड राउंड पूरा सर्कुलेट कर रहा होता है। कहाँ? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, सर्कुलेट्स इन ब्लड वेसल्स। ये हमारे ब्लड वेसल्स में क्या कर रहा होता है? सर्कुलेट कर रहा होता है सर, चक्कर काट रहा होता है। और इसका काम क्या होता है? अच्छा, होता कितना है हमारे बॉडी में? ये होता है 5 to 5.5 लीटर। और सर नीचे तो 5 से 6 लिखा है, बिल्कुल आप इसे भी याद कर सकते हैं, एकदम एक्यूरेट ये डेटा है कि 5 से 5.5 लीटर, ठीक है। अच्छा, स्त्रियों में 20 से 25% रुधिर कम पाया जाता है, ठीक है। स्त्रियों में जो फीमेल्स होती हैं उसमें 20 से 25% ब्लड कम पाया जाता है। कोई काम का नहीं है, ये जितना लिखा हूं ये बहुत काम का है भाई लोग। और आप अलग चीज क्या जानो इसमें, एक चीज मतलब और क्या समझो, ये समझो, क्या समझो कि ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स का, वेस्टेज का और CO2 और O2 का। वो लास्ट में हम आपको बता चुके हैं, अरे पहले ही बता चुके हैं, ठीक। अब ये ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड देख लेते हैं। आइए देखिए, अब ब्लड जो है, जो रुधिर है, उसके अंदर भी तो कुछ होता होगा, उसके कंपोनेंट्स होते होंगे ना। अब हम देखते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स की, ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड के अंदर क्या है। चलिए आइए अब हम समझेंगे ब्लड के अंदर क्या क्या है, ठीक। रुधिर दो भागों से मिलकर के बना है, प्लाज्मा तथा रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा, दो चीजें, ठीक। क्या क्या सर? ये है हमारा ब्लड। ब्लड में एक साइड है हमारा सॉलिड कॉर्पसेल्स, जिसे हम लोग एक ही साथ लिखते हैं ब्लड कॉर्पसेल्स, ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है सर। दूसरा क्या है हमारा? प्लाज्मा है सर, प्लाज्मा है। ये कितना है? ब्लड कॉर्पसेल्स आपका 45% हिस्सा है किसके? ब्लड के। और प्लाज्मा है 55% हिस्सा किसका? ब्लड का। तो इन दो चीजों से हमारा क्या बना हुआ है? ब्लड बना हुआ है, ब्लड कॉर्पसेल्स से और प्लाज्मा से। अच्छा, अब ये जो ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है? अभी जस्ट बताए थे, WBC, RBC और प्लेटलेट। क्या क्या होता है? WBC, RBC श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, और आ गया हमारा प्लेटलेट्स। क्या आ गया? प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा के अंदर क्या होता है सर? शॉर्ट नोट सही है, आगे डिटेल में रहेगा, इतना सा लिखिएगा कॉपी में।
प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर पानी रहता है और 6 से 8% प्रोटीन्स रहते हैं, जैसे कि एल्बुमिन। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? अरे अभी समझ में आ जाएगा, लिख तो लो भाई। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन ये सब, ठीक है। और इसके साथ साथ 1 से 2% कुछ आयंस वगैरह भी होते हैं। तो ये तो है भाई। तो चलिए, हमारा ब्लड, हमारा रुधिर 2 हिस्सों में डिवाइड है। कौन कौन सा? एक हमारा ब्लड कॉर्पसेल्स जिसे हम लोग रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, एक हमारा प्लाज्मा जिसे हम प्लाज्मा ही बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा काम होगा इन चीजों को और डिटेल में समझना, इन चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में समझना। तो चलिए, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, अब इसको हम बहुत प्यार से आगे चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो रुधिर के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, क्या है ब्लड भैया? 45% है रुधिर कणिकाएं और 55% है हमारा प्लाज्मा। अब ये कुछ इस तरीके से है कि जो प्लाज्मा है ना, जो प्लाज्मा है उसी के अंदर ब्लड, और प्लाज्मा है ना उसी के अंदर ये सॉलिड पार्ट रहते हैं। क्या? कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं किस में रहती हैं? प्लाज्मा में रहती हैं। अच्छा सर, इसको किसी और तरीके से समझा दीजिए ना। अच्छा, पानी में अगर ग्लूकोन डी मिलाएंगे आप, तो ग्लूकोन डी कैसा रहता है? सॉलिड होता है ना भाई, छुएंगे तो सॉलिड ही रहता है। पानी लिक्विड होता है। तो समझ लीजिए, इसमें जो लिक्विड है ये हमारा प्लाज्मा है, और जो ग्लूकोन डी है, जो हमारा बाकी चीजें सॉलिड पार्ट है उसके अंदर, वो कौन है भाई? वो है हमारा ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। थोड़ा सा ग्लूकोन डी को ऐसा समझिएगा कि ग्लूकोन डी उसमें घुलेगी नहीं जाके, ठीक है, बस उसी में रहेगी, ठीक। डिजोल्व मत करा दीजिएगा, नहीं तो लेने के देने हो जाएंगे। चलिए, इतनी चीजें हो गई। आइए हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाई प्लाज्मा को, जो कि 55% हिस्सा है। अच्छा सर, प्लाज्मा का कलर है येलो। क्या कलर है इसका? येलो। सर, पीले कलर का दिखता है प्लाज्मा। वाह वाह, क्या बात। अच्छा, प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा फ्लूइड मीडियम है। प्लाज्मा एक तरह का तरल माध्यम है जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब भरे हुए हैं। प्लाज्मा एक फ्लूइड मीडियम है जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट्स क्या हैं? भरे हुए हैं, वो सॉलिड पार्ट हैं। समझ में आ रहा है? प्लाज्मा फ्लूइड मीडियम है जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी ये सब हैं। अभी दिखाएंगे, इमेज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये हल्का पीला कलर का है, साफ है, पारदर्शक, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं, और अंतरा कोशिकीय इंट्रासेल्युलर तरल होता है जो रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। अच्छा सर, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा 91% जल होता है, ठीक है। उसके बाद कार्बनिक, अकार्बनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है, समझ रहे हैं? एक बार मैं रीड करूं फिर समझा रहा हूं आपको। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। यह प्लाज्मा प्रोटीन्स, हार्मोन्स, गैस आदि का संवहन करता है, मतलब इधर से उधर, ठीक है, तथा सुरक्षा, सेफ्टी भी देता है भाई, प्रोटेक्शन भी देता है। किससे देता है सर? अभी बता रहा हूं। क्योंकि इनमें प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। किससे सुरक्षा देगा? बैक्टीरिया से, वायरस से। जो गंदे गंदे बैक्टीरिया, वायरस आके हमें बीमार करने चल देते हैं, तुरंत सीना चौड़ा करके उनको कौन मारता है? एंटीबॉडीज मारती हैं। हैं कहाँ पे? वो प्लाज्मा के अंदर हैं, ठीक है सर। 6 से 8% विले घुले होते हैं, जो कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, Na+ कर लीजिए, Mg2+ कर दीजिए, Ca2+ कर लीजिए, ठीक, SCO3- कर लीजिए, आदि ग्लूकोज व अन्य सुगर, प्लाज्मा प्रोटीन, अमीनो एसिड, हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल, फैट, यूरिया। अरे भाई, इसके अंदर तो सब कुछ ही आ गया ना भाई, तुम्हारे ब्लड में जितना है सब कुछ। अच्छा, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं इसमें, जैसे कि ग्लोब्यूलिन्स और एल्बुमिन्स, ठीक है। सुनिएगा बहुत चीज मेरे को ध्यान से। अब ये जो ग्लोब्यूलिन्स हैं, ये तो इम्यूनोग्लोबुलिन बना देते हैं। अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है सर? अरे ये एंटीबॉडीज हैं वही। कौन सी एंटीबॉडीज? वही जैसे बैक्टीरिया आता है ना, उसको मारने जो चल देती हैं, वो एंटीबॉडीज। अच्छा, तो चलिए। अच्छा, 2 तरह के प्रोटीन थे, एक तो एल्बुमिन था, एक तो ग्लोब्यूलिन था। ग्लोब्यूलिन तो हम लोग समझ गए कि इम्यूनोग्लोबुलिन है। अब ये एल्बुमिन कौन सा वाला है? देखिए, ये जो एल्बुमिन है ना, ये एक प्रोटीन है, पहली चीज। दूसरी चीज, बनाता कौन है? लीवर बनाता है। तीसरी चीज, ये एल्बुमिन प्रोटीन आपके बॉडी में जो तरल चीजें हैं उसका ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखती हैं। मतलब सेल के अंदर कितना फ्लूइड रहेगा, सेल के बाहर कितना फ्लूइड रहेगा, बाकी जगह फ्लूइड कितना रहेगा, जो तरल जितना भी आपकी बॉडी में है, 70% है, पता है वो किधर रहेगा, कैसे रहेगा, उसको बैलेंस करता है कौन? हमारा एल्बुमिन। लेकिन भाई
कभी कभी जब इस एल्बुमिन की कमी पड़ जाएगी, जब इस प्रोटीन का लेवल अरे डाउन 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 हो जाएगा, तो हाथ पैर सब सूज जाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी इकट्ठा होने लगेगा, क्योंकि बैलेंस बिगड़ गया। जो फ्लूइड को जो तरल को बैलेंस कर रहा था वो एल्बुमिन, अब भाई यही कम हो गया तो उसको बैलेंस कौन करेगा? तो वो आपकी बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा और इससे हाथ में पैर में जगह जगह पे क्या देखने को मिलेगी? स्वेलिंग देखने को मिलेगी, सूजन देखने को मिलेगी। समझ गए? ओके, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट था आपके लिए। चलिए, फिर प्लाज्मा का थोड़ा सा काम जो है हमारा, प्लाज्मा का थोड़ा सा नहीं, प्लाज्मा का एक काम और है, एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। मतलब रक्त का थक्का जमने से बचाता है। क्या करता है? एंटीकोगुलेंट, मतलब जो ब्लड में जो थक्के जम जाते हैं उनको नहीं जमने देता। एंटी, विपरीत। ठीक है सर, ऐसी बात है। हाँ, और एक चीज देखिए, वो करता कौन है एंटीकोगुलेंट वाला काम? ये फाइब्रिनोजेन, ये भी प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन भी एक प्रोटीन है जो क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। मान लो कट गए, यहाँ पे खून निकल रही है ब्लड वेसल से, तो कोई तो है भाई जो उसको रोकेगा। खून बहना बंद हो जाता है ना कुछ देर में, नहीं बंद होता है तो वो हीमोफीलिया, अरे सॉरी कोई और बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कट गए, खून बह रहा है, तो कौन आता है उसको रोकने? फाइब्रिनोजेन आते हैं, यही सब आते हैं। पर ये चीज हम लोग अभी देख लेते हैं, टेंशन फ्री रहिएगा। ठीक, तो ओवरऑल आपको याद क्या रखना है सर, ये बताओ पहले। येलो कलर का है, 55% है ब्लड का। इसमें एंटीबॉडीज भी होती हैं, ग्लोबुलिन्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं। ऑर्गेनिक वो मटेरियल जिसमें कार्बन है, इनऑर्गेनिक वो मटेरियल जिसमें कार्बन नहीं है। हिंदी में तो नाम से ही काम पता चल जा रहा है। ठीक, इसका कुल मिला जुला करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला काम। ठीक है, ओके, किसको किसको? प्रोटीन्स को, हार्मोन्स को, गैसेस को। ठीक है, और इसके अंदर जो है कुछ हमारे ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन्स और फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट है। ग्लोबुलिन्स का काम है प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी देना। एल्बुमिन का काम है ऑस्मोटिक बैलेंस, जितना भी फ्लूइड है उसका बैलेंस बना के रखना। और हमारा फाइब्रिनोजेन का काम है रक्त का थक्का जमाना, भाई ब्लड क्लॉट करवाना। ठीक है, इसका ब्लड क्लॉट करवाना काम है सर। तो ये एंटीकोगुलेंट क्या है? ये भी इसका अलग काम है, वो एंटीप्रोथ्रोम्बिन करता है कि मान लो कहीं जम रहा है तो उसको हटा दो, जमने ना पाए। लेकिन जमाना जहां पर होगा वहां पर फाइब्रिनोजेन काम करेगा। ठीक, कट जाएंगे तो वहां पे जो मतलब उसका हीलिंग होगा वो फाइब्रिनोजेन करवाएगा। और ज्यादा हीलिंग ना हो जाए कि सब जो है जमी जाए, उसके लिए इसमें एंटीकोगुलेंट होते हैं, जैसे कि एंटीप्रोथ्रोम्बिन। चलिए, अच्छा, तो प्लाज्मा के बारे में इतनी चीजें देखें। अब देखिए जो चीजें आपको याद रखनी थी। ठीक है, ये देखिए, ये जो येलो वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो येलो वाला पार्ट आप देख रहे हैं, जिसके अंदर, इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है, रुक जाइए बस एक सेकेंड दीजिए हमें, हम इसकी क्लैरिटी को और क्लियर कर देते हैं। हाँ, अब दिख रहा है। ये देखिए, जो येलो वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें येलो कलर, वो येलो कलर वही फ्लूइड है भाई जिसके अंदर ये भरा हुआ है। वही फ्लूइड है जिसके अंदर ये भरा हुआ है। कौन भरा हुआ है सर? हमारी आरबीसी, हमारी डब्ल्यूबीसी और बाकी हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स किसमें हैं? किसके अंदर है? क्या वो फ्लूइड है? वो यही फ्लूइड है प्लाज्मा, जिसके अंदर ये सब भरे हुए हैं। समझ में आया? अब क्लियर है? अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमें पता चल गया कि प्लाज्मा एक्चुअल में वो है जिसके अंदर ब्लड का सॉलिड पार्ट, जैसे कि हमारे कॉर्पसल्स वगैरह भरे हुए हैं। अच्छा, और बेहतरीन तरीके से इसको आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए जो येलो वाला पार्ट है वो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा है। और साथ में ये देखिए, एकदम क्लियरली देखिए, ये एक हमारी नस है जिसको ऐसे काट दिया गया देखने के लिए। तो क्या दिख रहा है? ये जो पीला वाला पार्ट दिख रहा है आपका 55% प्लाज्मा का है। ठीक, फिर ये सर लिम्फोसाइट, बेसोफिल, यूसिनोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल का है सर। ये सब डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं, वो हम अभी देख लेंगे। लेकिन आप देखिए इसी के अंदर ये सब भरे हुए हैं। कौन सर? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बाकी सारी चीजें। एक मिनट बस, थोड़ा सा पानी पियेंगे बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये समझ गए मोटा मोटी कि सर हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सर क्या क्या है? हमारा
हमारा ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा है और क्या है, ब्लड कॉर्पसेल्स है, रक्त कणिकाएं हैं और प्लाज्मा है। प्लाज्मा इसका 55% हिस्सा है और 45% हिस्सा है हमारा रक्त कणिकाएं, ब्लड कॉर्पसेल्स, जिसके अंदर WBC, RBC और प्लेटलेट आता है। अच्छा, वो सब सॉलिड पार्ट है, लेकिन प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है सर, येलो कलर का, और उसी प्लाज्मा में वो ब्लड कॉर्पसेल्स भरे हुए हैं, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब हम उन ब्लड कॉर्पसेल्स को देखेंगे। प्लाज्मा को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं भाई। अब हमको क्या देखना है, अच्छा प्लाज्मा का काम वाम सब पीछे बता दिया हूँ, ठीक है। अब हमको क्या देखना है कि हमारे जो ब्लड कॉर्पसेल्स हैं ना, कौन कौन, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये जो सॉलिड पार्ट हैं, ये करते क्या हैं, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, अब इन चीजों को देखेंगे, ठीक। तो टोटल हमने बताया था कि ब्लड का ये रुधिर का 45% पार्ट जो है रुधिराणुओं से बना है, ब्लड कॉर्पसेल से बना है। अच्छा, उसके अंदर क्या क्या आ गया, WBC आ गया, प्लेटलेट आ गया, और आ गया भाई हमारा क्या आ गया, RBC। अब अगर इस 45 का और हिस्सा करेंगे तो 44% तो केवल RBC ही है, 44% तो केवल RBC ही है सर। अरे भाई ये क्या, तो बस 1% जी, और बाकी ये दोनों मिला करके कितने हैं, 1%, ठीक। चलिए, तो ये है। अब आगे हम लोग देखते हैं ब्लड कॉर्पसेल्स को और बढ़िया और अच्छे और बेहतरीन तरीके से। तो लेट्स मूव टू दी आवर नेक्स्ट स्लाइड। चलिए आइए देख लेते हैं इस चीज को। ओके, तो ये हमारी ब्लड सेल्स हैं। ब्लड सेल्स में क्या क्या है, देखिए प्लेटलेट्स हैं, हमारी RBC रेड ब्लड सेल्स हैं, और हमारी WBC, और WBC में बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, यूशनोफिल, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ठीक। ओके, तो देखिए जो हमारी WBC है, सबसे पहले हम किसको देख लेते हैं, हमारी वाइट ब्लड सेल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम किसको देख लेते हैं, हमारी वाइट ब्लड सेल्स को देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी वाइट ब्लड सेल्स को। चलिए, अब हमारी वाइट ब्लड सेल्स में एक ग्रैनुलर होती है, एक नॉन ग्रैनुलर होती है। अच्छा सर, इसका भी मतलब बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। मान लीजिए ये दो WBC हैं, एक के अंदर ऐसे कुछ कुछ दाने दिखेंगे, ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, तो ये वाली जो WBC है इसे हम कह देंगे ग्रैन्युलर। क्या कह देंगे, ग्रैन्युलर कह देंगे, ठीक। इसके अंदर कोई भी दाने नहीं दिखेंगे, एकदम प्लेन रहेगी, मतलब कोई भी इसके अंदर दाने नहीं होंगे, कोई भी दानेदार चीजें, ग्रैन्यूल्स इसके अंदर, ग्रैन्यूल्स समझते हैं ना, छोटे छोटे दाने को ही ग्रैन्यूल्स बोलते ही हैं हम लोग, इसमें कोई भी ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे। तो ये कैसी हो गई हमारी नॉन ग्रैन्युलर, और ये कैसी हो गई हमारी ग्रैनुलर हो गई। अच्छा, ये किसके हिस्से हैं सर, सब हमारी वाइट ब्लड सेल्स के हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं, हमारी वाइट ब्लड सेल्स के हिस्से हैं, हमारे WBC के हिस्से हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब हमारी WBC, उसमें एक ऐसे हैं जो ग्रैनुलर हैं सर, जिसमें दाने हैं सर, और एक ऐसे हैं जो नॉन ग्रैनुलर हैं, जिसमें दाने वाने कुछ नहीं है। चलिए, अच्छा, तो ग्रैनुलर में ना हमारे 3 आ जाते हैं सर। कौन कौन से 3 आ जाते हैं, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल, ठीक। यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। WBC का काम तो जानते हैं ना, इम्यूनिटी देना। तो ये जितनी भी चीजें हैं सब आपकी कहाँ काम करेंगी, रोग प्रतिरोधक प्रणाली में, इम्यून सिस्टम में काम करेंगी, ठीक है। अच्छा सर, तो मतलब ग्रैनुलर में आ गया यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स। अब इन सब का डायग्राम देखिए, ये देखिए छोटे छोटे दाने हैं, इसमें भी छोटे छोटे दाने हैं, और इसमें तो ढेर सारे हैं। तो यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल, ये किसका हिस्सा है, ग्रैनुलर, दाने वाले के हिस्से हैं। कौन कौन से, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल, ठीक है सर। नॉन ग्रैनुलर भी बता दीजिए, आइए बताते हैं। इसमें आ जाता है आपका लिम्फोसाइट। ओके, चलिए, इसमें आ जाता है आपका लिम्फोसाइट। अब देखिए ये जो आप इनका डायग्राम देखेंगे ना, तो इसमें कोई भी आपको दाने 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 नहीं दिखेंगे। वो अलग बात है कि बीच में इनका एक न्यूक्लियस दिखेगा, वो अलग बात है, केंद्रक रहेगा वो अलग है। तो ये सेल ना, और सेल के पास तो न्यूक्लियस होता है ना। हाँ, अभी ये सब बताऊंगा, घबराइए मत, जितना बता रहा हूँ ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये जो लिम्फोसाइट है ना, ये जो है 2 हैं, बीटा लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। अब ये जो बीटा लिम्फोसाइट हैं, यही आपके एंटीबॉडी बनाते हैं।
क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। और ये जो टी लिम्फोसाइट है ये हाथ पैर से लड़ाई करते हैं, ये सेलुलर इम्यूनिटी, और वो देते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। अच्छा सर ये सब क्या बोल रहे हैं, ये सब क्लियर होगा, ठीक है। तो ये जो बीटा लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये लिम्फोसाइट के हो गए। फिर मोनोसाइट, और मोनोसाइट के अंदर मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक। नहीं याद हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद करिए, ग्रेनुलर में इशनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, नॉन ग्रेनुलर जिसमें दाने नहीं होते उसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अच्छा तो इतनी बात है, हाँ ये लिख करके याद करना ही होगा, इसके अलावा कोई तरीका इसको समझने का नहीं है। देखिए ये मैक्रोफेजेस सेल भी ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, जा जाके बैक्टीरिया को खाते हैं, ठीक है। अच्छा इजनोफिल आप जानते हैं कि बढ़ जाता है, कब बढ़ जाता है सर, एलर्जी में बढ़ जाता है। ब्लड रिपोर्ट कभी सीबीसी कराए हैं तो उसमें इजनोफिल्स का पता चल जाता है, खांसी वगैरह ज्यादा आ रही है। और बताऊं अगर ये इजनोफिल बढ़ा आ रहा है तो इसका एक मतलब और हो सकता है कि आपके पेट में छोटे छोटे जीव हो चुके हैं, एस्कैरिस का इन्फेक्शन हो चुका है। अच्छा सर न्यूट्रोफिल भी हमारा इम्यून सिस्टम, बेसोफिल भी इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो ग्रेनुलर, ग्रेनुलर में इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको ग्रेनुलर, ठीक है। ग्रेनुलर में क्या क्या है भाई, ENB मतलब इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल, इसको GENB से याद कर सकते हैं। अब इसके अलावा क्या बताऊं, GENB का मतलब ग्रेनुलर, इस्नोफिल, ग्रेनुलर, ग्रेनुलर में इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल, ठीक है। वो मैं कथा कहानी नहीं बताऊंगा, गिरा हम गया, पानी उठाया, पानी में गिर गया, मर गया, इसकी वैसी जैसी तैसी, ये सब बकवास है, ठीक है। नॉन ग्रेनुलर, नॉन ग्रेनुलर में आपका लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आ जाता है। तो NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो पढ़े होंगे, तो NLM याद रखिए। नॉन ग्रेनुलर में क्या क्या होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। चलिए बहुत बढ़िया, तो नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम लोग मूव करते हैं। किस पे मूव करते हैं, अपनी अगली स्लाइड पे। उससे पहले एक्सपोजर नॉर्मल पे ले जाएं। चलिए तो अब आते हैं हम लोग अपनी अगली स्लाइड पे, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो हमारा WBC है उसका पूरा टाइप है, एकदम डिटेल्ड वाला टाइप है, बुद्धि को हिला देने वाला टाइप है। आपको सब कुछ याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं जो कहूंगा बस उसको याद रखिएगा, ठीक। उससे पहले हमारा RBC जो हम लोग देखे, अरे हमारे जो रेड ब्लड सेल्स देखना है, अभी हमको अभी देखना है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स देख लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स के बारे में आपको 2-3 चीजें मैं पहले बता दूं, वरना आप कहोगे बाद में बता रहे हैं। पहली चीज कि इनका काम क्या होता है सर, इनका काम होता है ऑक्सीजन को ले आना और CO2 को ले जाना, वो भी पूरे नहीं, बहुत कम CO2 को वापस ले जाते हैं, ठीक। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। RBC के अंदर होती है हीमोग्लोबिन, क्या होती है, हीमोग्लोबिन, तो इसको भी याद रखिएगा। RBC के अंदर क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है। और RBC के अंदर इसका न्यूक्लियस होता है कि नहीं, बताइए, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है कि नहीं। एक मैच्योर RBC में, मतलब जो RBC का उम्र हो चुका है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है कि नहीं, ये आपके लिए होमवर्क है, जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई। अच्छा WBC हम लोग देखे, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स के दोनों पार्ट को हम लोग देखे, और WBC के पास न्यूक्लियस होता है, पर RBC के पास होता है या नहीं ये आप बताएंगे, ठीक। अब ये WBC के आगे टाइप्स को हम बता रहे हैं। RBC को जितना समझना था रेड ब्लड सेल्स को आप समझ चुके हैं, और ये भी समझ चुके हैं, क्या समझ चुके हैं कि 44% RBC अकेले होता है, उसके बाद ही हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट होता है, ठीक। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे तो ब्लड रिपोर्ट देखना सीख जाएंगे लास्ट तक, और नहीं ध्यान से सुनेंगे तो बाकी आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ। चलिए अब श्वेत रुधिराणु या फिर ल्यूकोसाइट, देखिए एक चीज बता रहा हूँ, ल्यूकोसाइट भी इसी का नाम है। किसका नाम है सर, WBC का ही नाम क्या है, ल्यूकोसाइट भी है। व्हाइट ब्लड सेल्स को ही ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। अच्छा चलिए, इसमें अकणिकामय मतलब कि नॉन ग्रेनुलर, जो आप देखते हुए आ रहे हैं, बस मैं स्पीडली ही ले जाऊंगा इसको। अच्छा WBC कलरलेस होते हैं। RBC आप जानते हो हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर का था, लेकिन WBC जो है रंगहीन होता है, गमनशील, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है इसमें, ठीक है। और काम क्या है, बॉडी में इम्यूनिटी देना, ठीक है। इम्यून सिस्टम में इसका काम क्या है। अच्छा ठीक है सर, सारी चीजें क्लियर है, ओके। और अगला है कणिकामय मतलब ग्रेन्युलर वाला, ठीक है। चलिए अब ग्रेन्युलर वाले में हम लोग क्या देखे थे भाई, ग्रेन्युलर वाले में हम लोग देखे थे एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ENB।
और अपना हमारा जो इनका निर्माण जो है लिम्फ ग्लैंड्स करती हैं वो सब अभी हम बताएंगे। जो नॉन ग्रेनुलर है उसमें हम लोग देखते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक, बस इतना है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन, बस एक्सप्लेन क्या करना है ये याद रखिए कि जो हमारा ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी है ना उसमें बेसोफिल सबसे कम होते हैं, बेसोफिल सबसे कम होते हैं, बेसोफिल सबसे कम होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं और उसके बाद बीच में हो गए हमारे यूसिनोफिल्स 2 से 3%। ठीक, बस इतनी सी चीज याद रखनी है आपको, बाकी कुछ भी नहीं। किसका न्यूक्लियस कैसा होता है, क्या होता है, ये सब हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नहीं है तो हम उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए, अच्छा, तो मतलब हमारी इतनी चीजें हम लोग क्लियर कर चुके, बहुत सारी चीजें कि कैसा क्या और कैसे होता है। चलिए, आरबीसी में भी इतनी चीजें हम लोग देख लिए हैं कि क्या O2 CO2 का काम है, क्या हीमोग्लोबिन है, क्या इसका रेड कलर है, इसका शेप वगैरह मैं सेल पढ़ा रहा था तभी पढ़ा दिया था, बाइकॉनकेव होता है। चलिए आइए, अब रुधिराणु के मुख्य लक्षण, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड सेल, इसमें भी जितना हम कहेंगे बस उतना ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है संदीप, बहुत ज्यादा चीजें आपको ध्यान में नहीं रखना है। चलिए आइए देख लेते हैं। जो हमारी आरबीसी है ना, लाल रुधिराणु, वो होती है 4.5 टू 5 मिलियन। कितनी होती है? 4.5 टू 5 मिलियन। ठीक है, ठीक, मिलीमीटर क्यूब में। ओके, जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है वो 6000 से 8000 होता है। कितना होता है इसका नॉर्मल रेंज? 6000 से 8000। अच्छा, कितना होता है हमारा? 6000 से 8000। और हमारा थ्रोम्बोसाइट, ये क्या है? हमारा प्लेटलेट है। ये क्या है? हमारा प्लेटलेट है। इसके बारे में क्या बताऊं? एक ही चीज समझो, प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग करता है। क्या करता है भाई? प्लेटलेट हमारा ब्लड क्लॉटिंग करता है। प्लेटलेट हमारे खून को ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। ठीक है, क्या कट पिट जाते हैं तो वहां पर क्या करवाता है? उसको बंद करवाता है। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग इसको बहुत बढ़िया से देखेंगे, चिंता मत करिएगा। प्लेटलेट कितने होते हैं ये तो डेंगू आने के बाद बच्चा बच्चा जानता है। 1.5 लाख से 3,50,000 दिया है इसमें, पर आप 3 लाख याद रखो, 1.5 लाख से 3 लाख। ठीक, और हमारा डब्ल्यूबीसी कितना? 6000 से 8000। ठीक है, और हमारा आरबीसी कितना? 4.5 से 5 मिलियन, मतलब 45 से 50 लाख। ठीक है, अच्छा, 4.5 टू 5, हाँ, 45 से 50। अब ये जो 6000 से 8000 है ना, अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। अगर किसी का आप ब्लड रिपोर्ट देख रहे हैं और उसका टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इससे नीचे है, 6000 से नीचे है, तो इसका ये मतलब है कि उसमें कौन सा इन्फेक्शन है? आपका वायरल इन्फेक्शन है। कोई वायरस इन्फेक्शन किया है तब जाके उसका डब्ल्यूबीसी इतना नीचे जा रहा है। अगर ये बहुत ज्यादा मिल रहा है, 11000, 12000, 13000 ज्यादा मिल रहा है, ल्यूकोसाइटोसिस हो गया, बहुत बढ़ गया, तब इसका मतलब कोई ना कोई जीवाणु बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो जुकाम होगा तो वायरस से होता है जुकाम, तो ये कम मिलेगा, और जब आपको कोई बैक्टीरिया वाली बीमारी, टाइफाइड वगैरह हुई, तो आपको ये बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, अच्छा सर, अच्छा, प्लेटलेट्स कब घट जाते हैं? डेंगू में घट जाते हैं, आप सभी जानते हैं। इतने घट जाते हैं जिसमें पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट काफी काम करता है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर, ऐसी बात, हाँ, ठीक है। अब मान लीजिए किसी में डब्ल्यूबीसी का नंबर 1 लाख 1.5 लाख मिल रहा है, जहां पे ये 6000 से 8000 होनी चाहिए, वहां पर ये 1 लाख से 1.5 लाख मिल रहा है। अब ऐसे में होता है ब्लड कैंसर। क्या होता है? ब्लड कैंसर। तो कभी भी रिपोर्ट अगर देखिए किसी की और टीएलसी आपको मिल रहा है सीधा 1.5 लाख, कल की क्लास में मैं ब्लड रिपोर्ट एक लेकर के आऊंगा, टीएलसी अगर आपको सीधा 1.5 लाख 2 लाख मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि बस जल्दी ही मोह मोह होने वाला है। ठीक है, चलिए, अच्छा, आरबीसी का जो है आकृति देख लीजिए आप लोग, कैसे होता है? बाइकॉनकेव एंड स्फेरिकल, गोल होता है, द्विअवतल होता है। ठीक है, बाइकॉनकेव मतलब 2 अवतल, तो द्विअवतल, तथा गोल, सर्कुलर। ठीक, डब्ल्यूबीसी इरेगुलर शेप के होते हैं, इनका कोई फिक्स नहीं है कि ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, गोल भी हो सकते हैं और अनियमित भी हो सकते हैं। थ्रोम्बोसाइट, हमारे प्लेटलेट जो है गोल या डिस्क होते हैं। ठीक है, गोल या डिस्क के जैसे। आरबीसी का डायमीटर याद रखिएगा 7 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, बस, मोटाई याद ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये याद करने की जरूरत आपको नहीं है। 12 से 20 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर, किसका? हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स का। और 2 से 3 माइक्रोमीटर डायमीटर किसका हो जाता है? हमारा बहुत बढ़िया, हमारे थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स के। ठीक है, रंग आप जानते हैं आरबीसी का लाल होता है। क्यों? क्योंकि सर उसमें हीमोग्लोबिन होते हैं।
WBC हमारा किसी कलर का नहीं होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं, और प्लेटलेट भी हमारा किसी भी कलर का नहीं होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं। चलिए, आरबीसी के बनने को इराथ्रोपोएसिस कहते हैं, और ये होता है हमारे प्लीहा में। अरे सॉरी, क्या बोल रहे हैं, प्लीहा क्या होता है? हम सभी देखे होंगे अपनी बोन्स, ये जो बोन है, हड्डी लग नहीं रही है पर आप हड्डी ही समझ, रुक जाइए। ये मान लीजिए आपका अगर बोन है, हड्डी है, तो इसके अंदर वाला जो पार्ट है, उसमें बन रहा होता है, इधर अंदर वाले पार्ट में क्या बन रहा होता है? आरबीसी बन रहा होता है। और उस अंदर वाले पार्ट को, ये हड्डी बनाया हूं मैं, ठीक है, और अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? बोन मैरो। और उसी को बोन मैरो है, और बोन मैरो में ही क्या बन रहा होता है? हमारा रेड ब्लड सेल बन रहे होते हैं, जिसे हम लोग इराथ्रोपोएसिस कहते हैं। और मेरू रज्जू, ठीक है, मेरू रज्जू प्लीहा में, अच्छा, इराथ्रोपोएसिस जन्म से पहले, मतलब बर्थ से पहले वो आपको प्लीहा में मिलेगा, और अभी आपके और मेरे अंदर जो बन रहा है वो हमारी बोन मैरो में बन रहा है। जो हमारी लॉन्ग बोन्स है, बड़ी बड़ी हड्डियां है ना, उसकी बोन मैरो में बन रहा है, ठीक है। चलिए, और ये भी हमारा जो है व्हाइट ब्लड सेल्स में ही, कुछ चीजें आपकी बोन मैरो में ही बनेंगी, कुछ चीजें यहाँ पर एक ग्लैंड होता है थाइमस नाम का, वहां बनती हैं। और इसी तरीके से पेयर्स ऑफ पैचेस हमारी आंत, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, वहां पर भी कुछ कुछ बनते हैं, ठीक है। चलिए, और ये कहाँ बनते हैं भाई? मेरे रज्जू मतलब बोन मैरो। साथ में आपको याद रखना है, मेगा कैरियोसाइट एक सेल होती है। मेगा कैरियोसाइट क्या होती है? अरे बाप रे बाप, इतनी चीज हम जिंदगी में नहीं सुने थे जितना आप 5 मिनट में सुना दिए। ये एक मान लो मेगा कैरियोसाइट है, और ये सेल क्या होती है? अपना टूटती है, तो ये जो टूट टूट के ये जो फ्रेगमेंट्स है ना, यही क्या कहलाते हैं? हमारे प्लेटलेट्स कहलाते हैं, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स कहलाते हैं। चलिए, तो ये चीजें हो गई, ठीक है। अब ये आरबीसी जो है 120 दिन का इसका जिंदगी है, उसके बाद मोह मोह हो जाता है, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिन, और कुछ दिन से लेकर कुछ महीनों तक भी इसकी लाइफ स्पैन होती है, ठीक है, समझ गए। कुछ घंटों से कुछ दिन किसका होगा? कणिका में जो ग्रैन्युलर है, कौन? जो ग्रैन्युलर है वो कुछ घंटों से कुछ दिन, ये हफ्ता, एक कुछ हफ्ते है इसको ना, एक हफ्ता, लगभग एक हफ्ता, किसका? जो हमारा ग्रैन्युलोसाइट है, जो जिसमें ग्रैन्यूल प्रेजेंट है। तो ग्रैन्यूल किसमें प्रेजेंट थे भाई? इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। तो उसकी लाइफ कितनी? कुछ घंटे से कुछ दिन। अच्छा,